आता है रोल्स थ्योरम जो हम कर रहे थे। देखिए रोल्स थ्योरम में क्या था, हमें एक एग्जांपल एक बार चेक करना है कि जब हम एप्लीकेबिलिटी चेक करते हैं ना कि रोल्स थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई भी होती है या नहीं होती, वो एक एग्जांपल आपको करवाना चाहती हूँ। जैसे क्वेश्चन आ जाए, डिस्कस डिस्कस एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर एफ(x) और वो आपका एफ(x) कैसा है, x माइनस 1^2/3 इन इंटरवल 0 to 3। आपको इस इंटरवल के अंदर बताना है कि रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी कि क्या होगी, x माइनस 1/2/3 है। तो अगर आपके पास हो तो हम क्या लिखेंगे, एफ(x) इज, क्योंकि आप इसकी कॉन्टिन्यूटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 0 to 3 में, क्योंकि x माइनस रूट का घर पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो सीधा लिख सकते हैं एफ(x) इज कॉन्टिन्यूस इन 0 to 3 as it is polynomial function। as it is polynomial function। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। फिर आप क्या करेंगे, जब आपके पास ये टर्म आ गई कि x माइनस 1 की पावर ये है, नाउ मेरे पास आती है टर्म डेरिवेबल चेक करने की। जैसे आपने डेरिवेबल निकाला तो 2/3 रेज टू पावर x माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1, हम क्या करते हैं n x की पावर n माइनस 1, ये बन जाएगा 2/3 x माइनस 1 माइनस 1/3, जिसको हम कैसे लिखेंगे 2/3 x माइनस 1 की पावर 1/3। और जब कोई चीज डिनोमिनेटर में आ गई तो अब एफ डैश एक्स के सब जगह एग्जिस्ट करेगा, सब जगह करेगा बट वन पर नहीं करेगा। हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इज डज नॉट एग्जिस्ट, ये एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा कहाँ पर, अगर एक्स 1 हो गया तो वहां गड़बड़ है क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया, एट एक्स इक्वल टू 1, जो कि किससे बिलोंग करता है, इसी इंटरवल से। अगर ये पॉइंट बाहर होता, इस इंटरवल के अंदर ना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है किसके लिए, x इक्वल टू 1 के लिए, जो कि 0 to 3 से बिलोंग करता है। तो हम सीधा लिखेंगे एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू, इन इंटरवल ही लिख दो चाहे, इन 0 to 3। एफ एक्स क्या हो गया, डेरिवेबल नहीं होगा 0 से 3 में। और जब ये डेरिवेबल नहीं हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, सीधा लिख देंगे हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, तो ये रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। ठीक है बेटा, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी ये रोल्स थ्योरम की वेरिफिकेशन देखी, सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी तरीके से और क्वेश्चन भी आता है, कई बार आपको ये प्रॉब्लम आती है कि हम वेरीफाई तो कर लेते हैं बट कई बार ना कॉन्स्टेंट्स पूछे होते हैं, वहां दिक्कत आती है। तो एक एग्जांपल बता देती हूँ। इट इज गिवन, आपको क्वेश्चन में ये दे दिया, इट इज गिवन दैट f(x) is equal to x cube minus 6x square plus ax plus b satisfies Rolle's theorem on 1 2 3। ये कह रहा है कि हमें पहले से ही दे दिया कि रोल्स थ्योरम तो इसके अंदर वेरीफाइड है,
ठीक है, होल्ड्स करती है। सेटिस्फाइड रोल थ्योरम ऑन 1 2 3 4। अब किस पॉइंट पर करती है वो भी दे दिया। फॉर C इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई रूट 3। फाइंड वैल्यूज ऑफ A एंड ये यहाँ पे ये कह रहा है कि ना रोल्स थ्योरम ये गिवन है कि एफ एक्स जो है वो सेटिस्फाई करता है रोल्स थ्योरम को फॉर सी इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई रूट 3 और ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसा क्वेश्चन हो तो इसका सॉल्यूशन देखो। हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये गिवन है और आपको क्या चीज वेरीफाई करनी है, एफ एक्स आपको ये दिया हुआ है। सिंस क्योंकि ये दिया ही हुआ है तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे सिंस रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर एफ एक्स ऑन इंटरवल 1 2 3। अगर थ्योरम होल्ड करती है तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या होगा, सीधी सी बात है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन 1 2 3। एक से लेके 3 के इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है क्लोज एंड डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 1 2। ये क्लोज में कॉन्टिन्यूस होगा और ओपन में डेरिवेबल होगा, ये दोनों चीज आ जाएंगी। तो अगर ये हो गया तो ऑल्सो एक बात और भी होगी, अगर रोल थ्योरम होल्ड करती है तो तीसरी कंडीशन F1 F3 के बराबर भी होगा। ठीक है, अगर F1 F3 के बराबर है तो यहाँ से ले आओ एक कंडीशन, F1 मीन्स 1 क्यूब माइनस 6 प्लस ए प्लस बी। दूसरी तरफ 3 डालोगे, 3 क्यूब 27 माइनस 9 6 54 प्लस 3 इंटू ए प्लस बी। मैंने क्या किया, 1 के अंदर यहाँ पे 1 भी पुट कर दिया और 3 भी, और F1 F3 को इक्वल रख दिया। दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 3a प्लस। आपको इसको सॉल्व करके एक ही कंडीशन बनानी है। कैसे कंडीशन बनेगी, जब आप एक कंडीशन बनाना चाहेंगे तो सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, देखो b से b कैंसिल हो गया दोनों तरफ, 3a माइनस a इज 2a और माइनस 27 इधर आकर प्लस का होगा, 27 माइनस 5 22। तो a इज इक्वल टू 11। आपका एक a आ गया। जैसे ही a आ जाएगा अब आपके पास दूसरी कंडीशन नहीं है, b निकालने के लिए क्या करेंगे, अब वापिस यहाँ तो पुट नहीं कर सकते F1। ऑल्सो इसने क्या बोला है कि ये थ्योरम वेरीफाई होती है C के लिए। ठीक है बेटा, तो ये थ्योरम वेरीफाई होती है बेटा, अगर C के लिए वेरीफाई हो रही है तो व्हाट वी विल राइट नाउ, नाउ वी विल राइट, आपको सबको पता है कि f डैश x डेरिवेटिव होता है, अगर हमारे पास x क्यूब है तो उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर था तो माइनस 12x प्लस 11। ये डेरिवेटिव आ गया क्योंकि प्लस a आएगा और a की वैल्यू क्या है, 11 है। अगर आपको नहीं समझ आता आप इसका डेरिवेटिव पहले a लिखो, फिर आप यहाँ पर लिखो बिकॉज a इज 11 देयरफॉर f डैश x इज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। ठीक है, अब ये है सिंस थ्योरम इज वेरीफाइड for c is equal to 2 plus 1 by root 3, therefore f dash c is equal to 0। तो f dash of 2 plus 1 by root 3 must be equal to 0। अब डेरिवेटिव कौन था, ये 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस में, सो आप इसमें पुट कर दो f dash 2 plus 1 by root 3 किसके बराबर आएगा, 3 इंटू 2 प्लस 1 by root 3 स्क्वायर 12 इंटू 2 प्लस 1 by root 3 प्लस 11। और अब आप इस सारी इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा क्या वैल्यू आती है, 3 इंटू सी के लिए वेरीफाई था ना, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर बी तो आया ही नहीं, आप करके देख लो, सी रखना है सी रख लो,
अगर आप c रखते हो तो 3c² माइनस 12c प्लस 11 0 आएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो इस सारे को सॉल्व कर लेंगे बेटा, मीन्स हमें एक नंबर दिख रहा है 10, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। इफ दिस इज इक्वल टू 0 10 इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी। बात यह है कि ए ही आ रहा है, बी तो आया ही नहीं। अगर बी के इंडिपेंडेंट हो गया सो ए इज 11 एंड बी कैन टेक एनी वैल्यू। बी कोई भी वैल्यू ले सकता है। और आप ये भी लिख सकते हो बी इज आर्बिट्रेरी, बी आर्बिट्रेरी भी हो सकता है। ठीक है, जब हम ये बोल रहे हैं कि बी कोई भी वैल्यू ले सकता है तो बी आर्बिट्रेरी भी हो सकता है, क्योंकि आपकी टर्म में तो कुछ बचा ही नहीं ना। आप इसको आर्बिट्रेरी बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब आती है आपकी, ये ऐसा एपी का क्वेश्चन सिखाना था मुझे आपको। अब आपकी आती है नेक्स्ट लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। क्या होती है लैग्रेंजेस? सेम बिल्कुल एक्सरसाइज है, थोड़ा सा ही फर्क है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। बेटे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है, देखो सेम वही चीज रहेगी। स्टेटमेंट इसकी है इफ a function fx is such that number 1 it is continuous in closed interval ab, second it is derivable in open interval ab, then there exists, अब इसकी थर्ड कंडीशन नहीं है, एफ ए एफ बी के बराबर होना नहीं है, इसमें होगा तो क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, बस दो ही कंडीशन है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू सी ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कि एफ डैश सी वहां तो जीरो होता था, अब एफ डैश सी का फॉर्मूला होगा एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। ये कंडीशन है। पहले हमारे पास क्या था, हम ये बोल रहे थे ना कि आपके पास जो क्वेश्चन है क्लोज्ड इंटरवल हो, डेरिवेबल हो और एफ ए एफ बी बराबर हो। देखो लैग्रेंजेस से रोल्स अपने आप बन जाती है। अगर एफ ए एफ बी बराबर हो गए तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो बाई समथिंग जीरो, तो एफ डैश सी अपने आप जीरो बन जाएगा। लेकिन अगर वो बराबर नहीं होते हैं तो एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए होगा। इसका मतलब समझो कि ऐसा क्यों हुआ कि हमें ये चीज लेनी पड़ी। एक्चुअल में आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझाती हूँ, इसका मीनिंग क्या है। देखो हमने एक बात बोली कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस, और फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है। अब कोई ना कोई ग्राफ तो होगा। सपोज आपका फंक्शन कहीं पर भी आप लेकर जा रहे हैं, मैंने ऐसे बोला कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। आपका ग्राफ ऐसे निकल गया और एफ ए एफ बी के बराबर नहीं है। दिस इज एफ ए एंड दिस इज एफ बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, कॉन्टिन्यूटी होगी, डेरिवेबिलिटी हो गई। समस्या कहाँ पर आई हमारे पास कि एफ ए एफ बी के बराबर नहीं है। कोई बात नहीं, अगर एफ ए एफ बी के बराबर नहीं है, हम इस पॉइंट को ए पॉइंट दे देते हैं नेम, इसको बी। क्या हम ए और बी के बीच में एक कोड बना सकते हैं? नो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, अगर हमने ए पॉइंट लिया कहीं पर भी, ठीक है, बराबर नहीं है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर क्या कहलाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स? हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो उसका एक्स पॉइंट कोमा वाई, एक्स पॉइंट क्या है इसका ए और वाई क्या है इसकी इमेज, उसका नाम क्या है एफ। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बी कोमा एफ बी, एक्स की वैल्यू बी है और वाई पे क्या है, एफ बी है। देखो बी पॉइंट पर वैल्यू कितनी है, एफ बी।
ए पॉइंट पर वैल्यू कितनी है एफ, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए ए कोमा एफ ए एंड बी आर बी कोमा एफ बी। ठीक है, अगर आपको मैं ये बोलूं स्लोप ऑफ कोड ए बी इज, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, हमने +1 में पढ़ा था, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स की स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1, हमारे पास फॉर्मूला होता है स्लोप का, बाय x2 माइनस x1 स्लोप। तो अब आपके पास यहाँ पर y2 क्या है, y2 का मतलब एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। अभी फॉर्मूला नहीं बना है, हमें एक बात पता चली कि इस कोड की स्लोप ये है। इस पूरे इंटरवल के अंदर बेटे कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा पॉइंट सी होगा, देखो हर पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एक सी पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जिस पॉइंट की टेंजेंट एट पॉइंट सी, सी पॉइंट की टेंजेंट और ये कोड पैरेलल हो जाएंगे। हम क्या लिखेंगे कि नाउ देयर एग्जिस्ट at least one point C in AB such that slope of f dash C slope such that, आप ये लिखोगे such that tangent at point C is parallel to chord AB। एक बात क्लियर है, ठीक है जीरो नहीं होगा, हम ये नहीं बोल रहे, रोल्स में तो हम क्या कहते थे जहां ग्राफ नेचुरल है ए से वापस बी पे आने के लिए उसको टर्न लेना पड़ेगा, तो जहां वो टर्न लेता है वहां एक्स एक्सिस के पैरेलल स्लोप आ जाती है, हम कहते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली स्लोप जीरो होती है। यहाँ उल्टी बात हो गई, हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी कर्व दिया हुआ है, अगर हमारे पास कर्व गिवन है बेटा, तो एक बात देखो कि स्लोप ऑफ कोड ए बी है, इस ए बी की जो स्लोप आने वाली है वो स्लोप हर पॉइंट पर टेंजेंट लोगे आप, एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जिस पॉइंट की टेंजेंट और ये कोड बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे अगर ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, इफ अ कर्व इज कॉन्टिन्यूअस, मैं इस लैंग्वेज को दूसरी टर्म में भी लिख देती हूँ, कहने का मतलब हम ये कहेंगे दैट इज if a curve is continuous between two points A and B and possesses unique, एक टेंजेंट तो जरूर मिलेगी ना, यूनिक टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑफ कर्व। हम ये कह रहे हैं कि कर्व के बीच में जितने पॉइंट आते हैं, देखो कर्व के बीच में जितने पॉइंट आएंगे इसकी टेंजेंट अलग होगी, हर पॉइंट की टेंजेंट अलग अलग मिलेगी, तो यूनिक टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑफ कर्व between A and B, ठीक है, then there exists at least one point on curve lying between AB where tangent is parallel to chord AB, और अगर टेंजेंट कोड के पैरेलल होगी तो therefore slope of tangent at C is equal to slope of chord AB। फिर AB कोड की स्लोप और उस टेंजेंट की स्लोप इक्वल होनी चाहिए, तो आपकी AB की स्लोप क्या थी, एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, और टेंजेंट एट सी क्या थी, टेंजेंट तो एफ डैश एक्स होता है बट सी पर लेना है तो एफ डैश सी, इसीलिए हम ये थ्योरम लगाते हैं कि एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए हो जाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर केस आ जाए, in particular case if fa is equal to fb then
this theorem, then this result reduces to conclusion of रोल्स थ्योरम। वो पर्टिकुलर केस हो जाएगा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू का, जहां एफ ए एफ बी बराबर हो जाएंगे तो वो किसके कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा, रोल्स थ्योरम के कंक्लूजन पे। बस इतना फर्क है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम करने हैं। सी फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ऐसे आएगा वेरीफाई, कई बार ऐसा भी लिखा हो जाता है शॉर्ट थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम LMVT, और इसको ऐसा भी लिख देता है ओनली मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस वर्ड यूज भी नहीं करेगा, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 ऑन इंटरवल 0 to 1। मुझे ये वेरीफाई करके दिखानी है। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? फर्स्ट पार्ट, fx being a polynomial is continuous everywhere, so fx is continuous in 0 to 1 क्लोजिंग। जब वो है ही पॉलिनोमियल तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट क्या आएगा? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर था तो माइनस 4x माइनस 1। अब जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। ठीक है, एफ डैश एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल, इसको तो ऐसे ही लिख दो चाहे, बीइंग अ पॉलिनोमियल इज फाइनाइट रियल एंड डेफिनेट इन इंटरवल, जो भी आंसर आएगा एक डेफिनेट आएगा, 0 to 1। सो fx इज डेरिवेबल इन 0 to 1। fx डेरिवेबल हो जाएगा, और जब फंक्शन डेरिवेबल हो गया तो अब आप क्या लिख देंगे बेटा? फंक्शन डेरिवेबल हो चुका है, सो देयरफॉर बस दो ही कंडीशन है, thus fx satisfies both conditions of Lagrange's mean value theorem। ठीक है, therefore there must be at least one number c such that c belong करे 0 1 से, and f dash c is equal to, अब a कौन है आपका? 0, a से b का मतलब a और b है, तो यहाँ a 0 है और b 1 है, तो f1 माइनस f0 बाई 1 1। आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, f डैश c इज fb माइनस fa बाई b माइनस a। देखो बेटा, f डैश c इज f1 माइनस f0 बाई 1 माइनस 0। f1 मतलब जो आपका फंक्शन था एक्स क्यूब वाला, वहाँ से f1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। अब फाइंड आउट कर लो f1। f1 इज 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, ये आ गया 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1।
नेक्स्ट निकालो F0, F0 इज़ 0 माइनस ज़ीरो प्लस 3, तो F0 इज़ 3। अब कैसे ये आ गया? F डैश C क्या होगा वो भी निकालो, 3C² माइनस 4C माइनस 1 फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा? 3C² माइनस 4C माइनस 1 F डैश C आ गया, इज इक्वल टू F1 कितना है? 1 माइनस F0 3 बाय 1 माइनस 0। 1 माइनस 3 कितना होता है? -2, -2 बाय 1, ये माइनस का 2 ही आ गया। 3C² माइनस 4C -2 को इधर ले आओ तो +2, 2 माइनस 1 1। तो दिस सिंप्लाइज, इसको सॉल्व कर लेना है बेटे आपने। पहले आप 0 के बराबर रखते थे, अब बस फ़र्क कितना है, 0 के बराबर ना आकर F1 माइनस F0 1 माइनस 0 कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, कोई वैल्यू आएगी और उस वैल्यू को सॉल्व करना है। तो ये -2 + 1 -2 + 2 - 1 इज़ +1 = 0। जब आपने ये बना दिया तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, 3C - 1 इंटू C - 1 0। देयरफॉर C की दो वैल्यू आई, 1/3 और 1। 0 और 1 के बीच में कौन है? 1/3। हम क्या लिखेंगे? बट C = 1, तो 0 1 ओपन से बिलोंग नहीं करती, एंड C = 1/3 0 और 1 से बिलोंग करती है। अगर एक भी वैल्यू मिल जाए तो हम क्या लिख देंगे? हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज़ वेरीफाइड। ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन। बस फ़र्क क्या है, रोल्स में आप 0 के बराबर रखते हो या 0 के बराबर ना रखकर किसके इक्वल रखोगे? किसी नंबर के। सेम क्वेश्चंस करने हैं कि किसी नंबर के बराबर आएगा, उस नंबर को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम में यही काम करना है आपको। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि FA FB बराबर नहीं है, लेकिन हमने कहा कि अगर कोई स्लोप है तो उस स्लोप में हर दो पॉइंट्स के बीच में जो कर्व की टेंजेंट, कोड की स्लोप प्लस एक टेंजेंट की स्लोप बराबर जरूर होंगी, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो टेंजेंट, अगर आपके पास लाइंस पैरेलल हो तो वो टेंजेंट जरूर होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ लेनी है। इसको दोबारा देख लो एक बार कि अगर f' हमने पॉलिनोमियल लिया था, डेरिवेबल हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बट लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहती है कि जब भी आपके पास कम से कम एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए C। हमने कहा एक नंबर होगा C 0 1 के बीच में। मुझे F' को क्या रखना है? F1 माइनस F0 बाय 1 माइनस 0। तो F1 बन गया 1³ माइनस सॉल्व किया 1। F0 की भी वैल्यू निकाल लो, और F' जो आपने डेरिवेटिव निकाला है, इस डेरिवेटिव में x की जगह C रख दो। वहाँ पर रोल्स थ्योरम में हम F' को 0 के बराबर रखते थे, यहाँ F' को 0 के बराबर नहीं रखना है। यहाँ आपने F1 माइनस F0 बाय 1 माइनस 0, मतलब ये माइनस का 2 आ गया। इसको इधर लाए, सॉल्व किया, दो इक्वेशंस बनी, आपने 2 C फाइंड आउट कर लिए, एक 1/3 और एक 1। दोनों C में से जो C बिलोंग कर जाए थ्योरम उसके लिए वेरीफाइड हो जाएगी। कम से कम एक C ज़रूर मिलना चाहिए। 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 1 ज़रूर चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक टेंजेंट, फाइंड अ पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ टेंजेंट पैरेलल है, कोड ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, तो आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि कोड जिन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है उसके जो x पार्ट हैं वही आपके A और B हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने पैरेलल करनी है, इसका मतलब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी है। तो ये इस टाइप से होगा।